नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। मार्केट रिव्यू देख लेते हैं 6 फरवरी का और देखते हैं 5 फरवरी को क्या हुआ। वोलेटिलिटी हमने पहले ही देखी थी कि वोलेटिलिटी होगी, आईटी लीड करेगा लेकिन उसके बाद आई प्रॉफिट बुकिंग। जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो उसने कहीं नहीं छोड़ा और यूपीएल ने जो नए रिकॉर्ड बना दिए वो अलग है। रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आई, एचडीएफसी बैंक, आई टी प्रॉफिट है, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट का ऊपर चलना मुश्किल था। ओपन मार्केट में भारतीय रिटेल के रिजल्ट्स आए, अच्छे नहीं लगे, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आई। तो यही नेचर है, इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिले हमको करना है। लेवल हमारे फिर वही है 21,500 सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम कर रहा है और हमने पहले कल भी डिसाइड किया था कि इसके बीच में ही मार्केट मूव करेगा। 22,000 एक बार फिर चला गया था लेकिन अगेन वापस 21,800 की जो रेजिस्टेंस है वो ईज़ी नहीं है बीट करना, वापस उसी के बीच में आ गया है। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो 21,800 पे जो रेजिस्टेंस था वो कम हो चुका है। अब वो 21,900 पे बिल्ड हो गया है और 22,000 पे है, कंटीन्यूअसली है। और नीचे की जो सपोर्ट साइड थी, वो सपोर्ट साइड नीचे से गायब होती गई है, सीधा 21,500 पे गई है। जब मार्केट नीचे जाता है ना, तो पुट राइटर सबसे पहले भागते हैं, जब भगदड़ मचती है सबसे पहले नीचे की पोज़ीशंस खाली होती हैं। 21,000 पे अगेन आपको लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी थी। ड्रैग किया एचडीएफसी बैंक ने बैंक ने ऑलमोस्ट ड्रैग ही किया, कुछ खास किया नहीं। छोटे बैंक जैसे सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये एक बार 10-10% ऊपर थे, लेकिन लास्ट की प्रॉफिट बुकिंग आई उसमें वापस 4-4 5-5% पे ही रह गए। तो यही वोलेटिलिटी की निशानी होती है। बजाज फाइनेंस देखिए इसमें आई डोंट नो क्या न्यूज़ थी, कुछ एक्विजिशन की न्यूज़ है, जो भी है। इसने अपना सपोर्ट फिलहाल डेली बेसिस पे तोड़ दिया है, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था वीकली बेसिस पे ज़्यादा बेटर दिखाई देगा लेकिन मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और ये एक्टिवेट हो गया, तो इसका जो डाउनफॉल है वो नीचे तक जाएगा। पर फिलहाल इसने अपना लेवल ब्रेक डाउन कर दिया सपोर्ट का। हम इसको डेली से बेटर हम इसको वीकली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं। तो वीकली बेसिस पर जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये हमको और भी क्लियर दिख रहा है। तो हमने देखा था कि अगर ये बीट कर गया तो ये जो लेवल है ये 7,000 से 8,000 का है। तो अगर 7,000 से ₹1,000 नीचे लेके जाएँगे तो ये आपको 6,000 के आस-पास पड़ेगा। तो इस लेवल पे एक सपोर्ट पहले से था भी, तो अगर यहाँ कहीं आता है तो वेल गुड। मैं यहीं 6,000 के आस-पास की मेरी बाइंग है, तो अगर नीचे आए तो फिर ऐड करूँगा, अच्छी मौके है। थोड़ा-सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मैंने इस ज़ोन में कहीं की थी, 8,000 पे तो कर नहीं पाए। लेकिन अगर नीचे आया तो यहाँ पे पोज़ीशन में ऐड करूँगा फिर से, अगर नीचे आया। बट याद रखिए ये वीकली बेसिस है, वीक में अभी पहला ही दिन हुआ है, हो सकता है कि रिकवर भी कर जाए। न्यूज़ बेस्ड भी है, जियो फाइनेंस में एक बेसिकली न्यूज़ है। अब आप जियो फाइनेंस में कह सकते हो कि इसने एक पैरेलल चैनल अगर आप इस तरह से कुछ ड्रॉ करो, तो इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है ह्यूज वॉल्यूम के साथ। बट ये पूरा का पूरा र्यूमर बेस्ड है। अब र्यूमर क्या है कि हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पेटीएम का वॉलेट बिज़नेस खरीद ले या उसके बारे में प्लान करे। बट पेटीएम वॉलेट बिज़नेस अपना बेचेगा ही क्यों? पहली बात तो आपको ये ध्यान देनी है। मुझे तो कुछ भी इसमें ठीक नहीं लग रहा है। एक्सचेंजेस ने पेटीएम को लिखा है, र्यूमर्स के बारे में क्लैरिफ़िकेशन सॉर्ट किया है। अभी तक कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं आया है बट क्लैरिफ़िकेशन आता भी है तो आपको उस पे ट्रैक करना है, पेटीएम ज़रूर अपडेट करेगा। तो फिलहाल रूमर बेस पे नहीं जाना है, वॉल्यूम हालाँकि बहुत ज़बरदस्त थी, हो सकता है किसी को टिप हो, जो भी हो, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है, पूरा गैम्बल हो जाएगा। जियो फाइनेंस के पास अभी जितनी भी इनकम है, वो सिर्फ़ डिविडेंड बेस्ड है, जो रिलायंस के थ्रू डिविडेंड मिलता है। तो सिर्फ़ डिविडेंड बेस्ड पे इस पे इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है, जब ये म्यूचुअल फंड और अपनी बाकी सर्विसेज़ यूज़ करेंगे, तब देखेंगे, फिलहाल ठीक नहीं है। फिलहाल म्यूचुअल फंड हटाइए, बजाज फाइनेंस देखिए। अगर इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऑलमोस्ट एक्टिवेट ही लग रहा है, अगर 6,000 पे आया, तो एक अच्छा लेवल होगा बाय करने का। 1000 जियो फाइनेंस आ जाएँगे तभी बजाज फाइनेंस को डेंट पहुँचाने में तकलीफ ज़रूर होगी। वैसे भी पेटीएम का जो वॉलेट बिज़नेस है वो उनके लिए लॉस ही है, तो ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं। एशियन पेंट्स में दिक्कत क्या है कि इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई। देखिए भयंकर वॉल्यूम आपको यहाँ दिख रही है, पूरी रेड बार सी आपको दिख रही हैं। तुरंत वापस अपने सपोर्ट पे आके वो गिर गया है, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन बनता है। मैं इसको ब्रेकडाउन नहीं मानूँगा, पर अगर आप ब्रेकडाउन मान भी लेते हो तो ठीक है। अगर हम इसको डेली से हटा के वीकली बेसिस पे लगाएँगे तो हमको सपोर्ट दिखाई देगा इसके नीचे लेवल का 2700 के आसपास। अगर हम इसको ड्रॉ करें इस तरीके से, तो यहाँ पे 2700 के आसपास देखिए आपको सपोर्ट दिख रहा है। मैंने पहले भी डिसाइड किया था, पहले ही बताया था कि अगर ये यहाँ पर आया, तो मेरे पास फंड रेडी है, जो मैंने शायद रिलायंस बेच के निकाला है। उसको मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पर देखूँगा कि कैसे यहाँ पे री-इन्वेस्ट करना है। अच्छी कंपनी पे एशियन पेंट्स, अब ये बेसिकली पेंट्स नहीं होम डेकोर में आ गई है, तो हमको ये भी ध्यान देना है। देवयानी इंटरनेशनल ये हमने डिस्कस किया था काफ़ी पहले, जब हमको एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल दिख रहा था। उसको ब्रेक डाउन नहीं हुआ, वहाँ से क्विकली रिकवरी आई, इसी ट्रेंड लाइन के पास वापस आया। या हमने इसी सपोर्ट पे थोड़ी बाइंग भी की थी मैंने बेसिकली। ये जितने भी स्टॉक डिस्कस हो रहे हैं याद रखिए कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ़ एक प्रैक्टिस है।
Q3 रिज़ल्ट्स पढ़ने की, फाइनेंशियल डिटेल्स पढ़ने की, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, अपनी एनालिसिस के बेसिस पर ही आपको करना है। अब रिज़ल्ट आने के बावजूद इसके रिज़ल्ट तो देखिए अच्छे हैं नहीं टू बी ऑनेस्ट और काफ़ी खराब हैं, लेकिन ये टूट के 162 पर आ गए। सपोर्ट कहाँ पर है? 130 से लेके 140 के बीच में, 150 से 130 के बीच में आएगा। यहीं पर है, अगर आता है तो वेल गुड। मैं तो इसको लंबे टाइम से मैं इसको धीरे-धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, तो इतना गिरने के बावजूद प्रॉफ़िट में हूँ। अगर 140 पे आएगा तो भी प्रॉफ़िट में रहूँगा। लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ अगले 8-10 साल के लिए। ये रविकांत जयपुरिया की कंपनी है। अगर आपके पास वीबीएल हो या आपने वीबीएल को देखा हो, वो भी थोड़ी-सी वोलेटाइल रहती है, लेकिन उसने ज़बरदस्त रिटर्न दिए। तो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, सिर्फ़ मैंने मैनेजमेंट पे बोली हूँ। लेकिन एक बात इसमें याद रखनी है कि इसमें जो प्राइस है इसके रिज़ल्ट में मैंने देखिए डिटेल में रिज़ल्ट इनकी पढ़ी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं मिला। बट जहाँ तक मुझे याद है, इन्होंने थाईलैंड में केएफसी के 240 प्लस यहाँ तक मुझे याद है आई थिंक 247, 246 ऐसा कुछ था, देखना पड़ेगा। वो स्टोर इन्होंने एक्वायर किए थे, तो उसके लिए भी फंडिंग जाएगी, तो हो सकता है कि इसीलिए इनका रिज़ल्ट खराब आया हो। अगेन मैंने रिज़ल्ट नहीं देखे, मैं अभी सिर्फ़ गेस कर रहा हूँ। बट अगर ये नीचे आता है, तो क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म से में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इस लेवल पे बाइंग करने की ज़रूर सोचूँगा और यहाँ पे तो मैं बल्क बाइंग करूँगा। वैसे भी बहुत महँगा स्टॉक नहीं है। हम इसकी बल्क बाइंग कर सकते हैं। आइए इसका रिज़ल्ट तो हम देख ही चुके हैं। फुल डिटेल में हमने इसका रिज़ल्ट देखा है, एनालिसिस देखी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। वीडियो मिलेगा आपको सर्च करेंगे तो। उसमें हमने डिटेल्स, प्रॉब्लम, मॉडल स्ट्रक्चर सभी देखा था। इन्होंने जनवरी की अपडेट दी है, तो जनवरी की अपडेट में इनका जो अ, इनके पास जो मार्केट शेयर है, जो इन्होंने नंबर ऑफ सेलिंग जो इनका इनका सेल्स का नंबर आया है, वो अब तक का इनके इतिहास का सबसे ज़बरदस्त नंबर आया है, उन्होंने शेयर किया है। तो अगेन हम पहले ही हमारे पास सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ है, तो हमको टेंशन नहीं है, हमको पता है। क्लीन साइंस हुई थी पिटाई, होनी ही थी पिटाई, नंबर बहुत खराब थे। देखिए बहुत खराब नंबर आ रहे हैं एग्रोकेमिकल्स के। वीकली बेसिस पे हम इसको देख ही रहे हैं कि इस लेवल पर हमको एक सपोर्ट दिख रहा है। ये देखिए एक ये लेवल था जो इसने इसको इस चैनल को इसने ब्रेक किया लेकिन वापस चैनल में आ गया, नहीं सस्टेन कर पाया। वापस चैनल के पास आएगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है इसकी वो बहुत अच्छी है। अ, हाई पी रेशियो है, हाई रेटेड है इसीलिए इसका स्टॉक की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो अगर 1300 के आस-पास आता है, तो इसमें मैं फ्रेश चंक इन्वेस्टमेंट की सोचूँगा। 1300 के लेवल पर एक इन्वेस्टमेंट बनती भी है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। यूपीएल की तो हुई थी धुलाई, वॉल्यूम देखिए इसके आप, तो वॉल्यूम इतने भयानक वॉल्यूम थे। देखिए एसआरएफ ने भी रिज़ल्ट दिए थे, एसआरएफ रिज़ल्ट भी खराब आए थे, लेकिन एसआरएफ ने बोला था कि क्यू4 में उनके रिज़ल्ट अच्छे हो जाएँगे। उनको इम्प्रूवमेंट दिख रही है, इनको नहीं दिख रही है। इनको सेकंड हाल्फ इनके मैनेजमेंट ने बोला है कि इनको एफआई 25 के सेकंड क्वार्टर में के बाद इनको या सेकंड हाल्फ में इनको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो बेसिकली अभी पूरा 1 साल पड़ा है। सेकंड हाल्फ मतलब आ गया लास्ट के 2 क्वार्टर्स। तो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल पड़ा है, तो इसमें अभी पैसा डालने का फ़ायदा नहीं। हालाँकि मैं ज़रूर नोशनल लॉस में हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक आप बेट लेते हो रिस्की थोड़ा-सा जंप करेगा, कभी थोड़ा-सा बायबैक आएगा, कुछ लोग कॉन्ट्रा कॉल लेंगे तो निकलने की सोचेंगे। हमने काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इसके देखे हुए हैं। कोई नीचे सपोर्ट अब देखिए सीधा जो पहला सपोर्ट है वो 418 के पास है, इसके बाद, आज के बाद और उसके बाद अगर आप और नीचे जाएँगे, आपको सीधा मिलेंगे 300 के लेवल। तो बहुत दूर-दूर के लेवल हैं, बड़े-बड़े लेवल हैं, तो आपको देख समझ के इन्वेस्ट करना है, बाय करना है, बिल्कुल बिल्कुल कॉशन रखनी है। बीपीसीएल हमने पहले भी देखा था, इसको बहुत डिटेल में हमने कल डिस्कस किया था, डेली, वीकली, मंथली पे ब्रेकआउट इसमें आना है, ब्रेकआउट इसमें बेसिकली आ भी चुका है तीनों टाइम फ्रेम पे। मज़े लेंगे, प्रॉफ़िट एन्जॉय करेंगे, हम पहले से पोज़ीशन लेके बैठे हैं। डिप जब मिलेगी अगर आपको एनालिसिस ठीक लगती है, आपके एनालिसिस से मैच करती है, तो जब इसमें डिप मिले तब आप इसमें आप एक नया अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। तो आइए कुछ देख लेते हैं रिज़ल्ट। ज्योति रेज़िन्स के रिज़ल्ट आए हैं, आइडिया फ़ोर्ज के भी आए हैं, देख लेते हैं। आइडिया फ़ोर्ज ₹760 का आई थिंक इसका आईपीओ प्राइस था, डबल ट्रिपल हो गया था। उसके बाद इसकी धुलाई हुई चारों तरफ से भयानक तरीके से। नंबर आ गए हैं देखिए ज़ेन टेक्नोलॉज़ीज़ अगर आपको याद हो, उसी की तरह इसके भी रिज़ल्ट आएँगे। कभी अच्छा, कभी खराब, कभी बहुत अच्छे, कभी बहुत खराब। ऑर्डर बेस्ड होता है, कोई ये फाइनेंशियल सर्विसेज़ नहीं दे रहे हैं कि अकाउंट खुलेगा, उसका ब्याज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्डर और कितने ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट किए, उसी के बेसिस पे होगा। तो याद रखिए इसके नंबर इरैटिक ही थे और हैं और रहेंगे ही रहेंगे। इसका नेचर ही यही रहेगा। तो 91 करोड़ की सेल की है, अच्छी सेल है। 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किया है, ये भी अच्छा है। 20 करोड़ की इन्होंने सेल की। याद रखिए आईपीओ के टाइम उनके पास 25-25 करोड़ की सेल थी, अब देखिए 20 करोड़ की सेल आ गई है। प्रॉफिट भी है, लेकिन इसका पीई इतना ज़्यादा है, इतना हाई पीई है कि आप पूछिए नहीं। अगर हम देखें 104 का स्टॉक पीई है और इंडस्ट्री देखेंगे तो वो बहुत ही नीचे है। तो कैच अप करने की कोशिश भी करेंगे तो भी बहुत दूर है। अगर हम आइडिया फ़ोर्स का चार्ट देख लेते हैं, देखिए
इसीलिए कहते हैं जब आईपीओ के लिए आपने लिया है ना सिर्फ़ लिस्टिंग गेन के लिए, तो आपको लिस्टिंग गेन पे निकलना है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अ, ले लूँगा थोड़ा दिन के बाद तो नहीं। तो देखिए प्राइस डिस्कवरी होने में पूरा टाइम लग जाता है। आज जाके ये 703 पे बैठा है और साढ़े ₹670 के आस-पास इसका अभी भी आईपीओ प्राइस से थोड़ा ऊपर है, बट देखिए लंबा टाइम लग गया है प्राइस डिस्कवरी में और आगे भी चल के ये ऊपर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। बीच-बीच में आपको ऐसे सडन जर्क ज़रूर मिलेंगे। तो जब तक एकदम आप श्योर नहीं हो लॉन्ग टर्म के लिए तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना। बट हाँ, आपने आईपीओ प्राइस के पास आ गया है तो ठीक है। अगर आप तब आपने आईपीओ में अप्लाई किया था नहीं मिला, तो आप इसमें ज़रूर कंसीडर करिएगा वरना नहीं करिएगा, मैं तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ। आइए दूसरा रिज़ल्ट देख लेते हैं, वो है ज्योति रेज़िन्स का। अब ज्योति रेज़िन के बारे में बहुत बात चलती रहती है कि ये पिडलेट को टक्कर देगा, ये इसका प्रोडक्ट अच्छा है, फलान-ढिमका। अ, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखोगे आप इसके तो वो भी कम है, इसीलिए इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट आप इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट देखोगे ना, तो ये 60-63 इस ये देखिए इसी रेंज में ही अटका हुआ है, पता नहीं कब से यही रिज़ल्ट दे रहा है। पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़े कमज़ोर थे, फिर इन्होंने बढ़ा के 34-34 किए, 33 किए। अब ये कह सकते हैं कि ये ना बढ़ रही है, ना घट रही है, बट स्टेबल ही है। अब टैक्स देखोगे वो भी सिंपल है, प्रॉफिट देखोगे वो भी 21-22, 21-22 बैठे हुए हैं। रिज़ल्ट देखो वो भी 13-13, 13-13 बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, बट अगेन कुछ लोग को लगता है कि ये अगला पीरियड बनेगा। बीएसई पर है, एनएसई पर नहीं है, आपको याद रखना। तो आपको ढूँढो एनएसई पे ना मिले तो। तो बीएसई पर ये है देखिए ऐसा सीढ़ी बना के जब जो स्टॉक सीढ़ी बना के ऊपर जाता है ना ऐसे, तो वो जनरली ठीक नहीं होता है, सर्किट-सर्किट स्टॉक जाता है वो ऐसे ही वो सर्किट-सर्किट ही नीचे जाता है। थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये सर्किट-सर्किट लगा के ही ऊपर गया है, ये जो सीढ़ी टाइप दिख रही है आपको ये सर्किट है और फिर नीचे भी सर्किट से आता है। तो क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत कम है। थोड़ा-सा करते ही 5% का लिमिट मीट हो जाता है, फ्लोट की लिमिट अपनी क्रॉस हो जाती है। तो उ नीचे आ गया है, अभी भी हाइली प्राइस्ड है, मैं इससे अभी भी दूर रहूँगा। इससे बेटर तो पिडलेट ही है मेरे पास। तो बीएससी के रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं। मुझे लगा था कि बीएससी के रिज़ल्ट्स धमाकेदार होंगे, लेकिन बीएससी के रिज़ल्ट्स ओके ही से आए हैं। प्रॉफिट बुकिंग कल इसमें देखने को मिल सकती है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। 426 करोड़ की इन्होंने सेल्स की है। याद रखिए, इन्होंने अपने जो बैंकेक्स जैसे निफ्टी निफ्टी बैंक होता है, वैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई का बैंकेक्स होता है और भी हैं, पर बैंकेक्स सबसे पॉपुलर है। उसमें जो इन्होंने अपने चार्जेस थे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वो बढ़ाए थे। बढ़ाने के बावजूद एनएसई यानी निफ्टी से कम थे, लेकिन तब भी बढ़ाए थे और मुझे उम्मीद थी कि ज़बरदस्त सेल्स आएँगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत आएगा। तो सेल्स तो है धमाकेदार, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स भी कम है। अभी 516 करोड़ देख नहीं सकते क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल आइटम था। इन्होंने सीडीएसएल के शेयर्स बेचे थे बेसिकली। अगर आप यहाँ अदर इनकम में जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक्सेप्शनल आइटम। तो इन्होंने 5% सीडीएसएल की होल्डिंग बेची थी। तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बट स्टिल फिर भी नंबर जो हैं वो उतने अच्छे नहीं जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छे हैं नो डाउट, 143 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो आप ये एक्सेप्शनल आइटम हटा दो तो ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। बट मैं इससे अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे लगता है कि शायद मार्केट भी इससे अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा होगा। जिस हिसाब से इसने मूव किया है वापस बेसिक स्टॉक पे आते हैं। जिस हिसाब से इसने मूव किया था यहाँ 400 से लेके 2000-2500 पे, मैं भी लेके बैठा हूँ, मेरा भी 5x होके बैठा हुआ है ये। पर इसमें कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, याद रखना। अ, पहले से ही पोज़ीशन इतनी हाई हो रखी है, उतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो अगर वापस नीचे आए इस लेवल पर याद रखिएगा 2200 के लेवल पर आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, अगर मार्केट को रिज़ल्ट अच्छे नहीं लगते हैं। याद रखिए कि इसी क्वार्टर में आखिरी क्वार्टर में Q3 में ही ये बायबैक लेकर आए थे, तो बायबैक के भी जो प्राइसेज़ होंगे वो कुछ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हुए होंगे। तो कुछ फंड जो है वो वहाँ पर भी गया होगा, इसको हमको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं हम आस्क ऑटोमोटिव, नई कंपनी है, अभी-अभी लिस्टिंग हुई थी इसकी। इसके भी इस एक्चुअली मुझे इसका आईपीओ भी मिला था, मैंने 10% की प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। बट अगेन नंबर जो है इसके ठीक है। देखिए नंबर इसके बहुत ज़्यादा हाँ, पहले भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं थे कि तोड़-फोड़ नंबर थे। जो कंपनी के मैनेजमेंट हैं, वो जब आईपीओ के टाइम में आए थे, उन्होंने बताया था कि उनका जो प्रॉफिट है, वो 10-11% ही रहता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए। क्योंकि जो उनको चार्ज होता है, उसमें 10% जोड़ के वो अपनी कंपनीज़ को चार्ज करते हैं। तो स्टेबल कंपनी है, अच्छा रिज़ल्ट दिया है, 11% का प्रॉफिट भी है। 66 करोड़ के पीबीटी है और आप देखिए नेट प्रॉफिट देखिए ये 50% का है, सबसे अब तक का इनका सबसे बेस्ट क्वार्टर है ये। बट रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें को बहुत ज़्यादा स्टॉक एनालिसिस कर लोगे। बट अगेन आईपीओ के प्राइस को इसने मैच कर लिया है यहाँ पर, अपनी प्राइस डिस्कवरी पूरी कर ली है ऑलमोस्ट बहुत ही शॉर्ट टर्म पर। शायद किसी को रिज़ल्ट्स की थोड़ी-सी अंदेशा रहा होगा तो उसने यहाँ पे बुक करके नीचे लेके अब मुझे पता नहीं कि ओपन मार्केट में रिज़ल्ट आया था कि क्लोज़ मार्केट में। बट अगेन नीचे की तरफ आया है। अ,
अगर आपको अच्छा लगे, कल और प्रॉफिट बुकिंग आए तो आप देख सकते हो। कंपनी जो है स्टेबल है, मैनेजमेंट भी मुझे अच्छा लगा था, बहुत ही क्लियर था उनका व्यू। तो ये था स्टॉक एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, स्टॉक पिकिंग आप देखिए, चार्ट्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।